आज हम आपके सम्मुख हिंदी काव्य धारा में छायावाद के उदय और उसकी स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। छायावाद का उदय और उसका विकास काल सन 1910 से लेकर सन 1937 के मध्य माना जाता है। दरअसल द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक हिंदी कविता की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप छायावाद का अभ्युदय माना जाता है। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि छायावाद द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक रचना प्रक्रिया के विरोध में पैदा हुआ वाद है। इतिवृत्तात्मकता से यह तात्पर्य लगाया जा सकता है कि द्विवेदी युग में जो रचना प्रक्रिया में अर्थात कविताओं में जो सपाट स्वरूप होता था, जो सपाट बयानी होती थी, जो सीधी सादी अभिव्यक्ति होती थी, उस अभिव्यक्ति के विरोध में छायावाद का जन्म हुआ। छायावाद को हम नवशास्त्रीयता युग की उपज भी कह सकते हैं। अर्थात जब जागरण काल आया और इस जागरण काल के फलस्वरूप छायावाद की स्थिति बनी। संपूर्ण विश्व के अंतर्गत नवशास्त्रीयतावाद युग के बाद जो रचना प्रक्रिया आई, उस रचना प्रक्रिया में एक स्वच्छंदतावाद के स्वर मुखरित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप समूचे विश्व में एक नई काव्य धारा पैदा हो गई। हिंदी में भी छायावाद का जो अभ्युदय है वह इसी नवशास्त्रीय युग का अवदान कहा जा सकता है। छायावाद युग की स्थापना के मूल में द्विवेदी युग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। द्विवेदी युग में यदि भाषा का परिमार्जन नहीं होता, यदि अभिव्यंजना शक्ति में निखार नहीं आता, यदि वर्तमान और समकालीनता का समन्वय रूप उसमें परिभाषित नहीं होता, छंद के विधान का स्वरूप उसके अंतर्गत पैदा नहीं होता और अभिव्यक्ति कौशल का जो प्रारूप द्विवेदी युग के अंतर्गत बना नहीं होता, तो छायावाद में इतना ही त्वरा, छायावाद में इतनी ताजगी और छायावाद में इतनी सहजता संभवतः पैदा नहीं होती। इसलिए छायावाद का जो स्वरूप निखर कर आया है, उस स्वरूप के पीछे द्विवेदी युग की रचनात्मक भूमिका का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए द्विवेदी युग का जो प्रदेश छायावाद को मिला, भाषा के संबंध में, छंद के संबंध में, अभिव्यंजना के संबंध में, अभिव्यक्ति के संबंध में और उसके काव्य संरचना के संबंध में जो अवदान द्विवेदी युग ने छायावाद को दिया, वो निसंदेह छायावाद
में एक सहजता को उत्पन्न करने वाला आधार सिद्ध हुआ। जब भी कोई नई विधा पैदा होती है या जब भी समय के अनुसार विधाओं के अंतर्गत जब परिवर्तन आता है तो निसंदेह वह परिवर्तन एक नया नाम लेकर आता है। छायावाद भी एक नई क्रांति के माध्यम से हमारे सामने आया। यह बात ज़रूर है कि जब भी कोई नई विचारधारा पैदा होती है तो वह प्राचीन विचारधाराओं में कुछ अभाव, कुछ दोष और कुछ ऐसी बातों को आधार बनाती है जिन बातों का प्राचीन पुरानी साहित्य के अंतर्गत या पुरानी या बीती विधा के अंतर्गत होना ज़रूरी था। ऐसी जब विधाओं में ऐसी जब बातें नहीं होती तो उन बातों के विरोध में, उसमें परिवर्तन लाने के लिए, उसमें समकालीनता लाने के लिए, उसकी नई विचार भूमि को उससे जोड़ने के लिए कोई नया वाद पैदा होता है। तो छायावाद ने भी अपने पूर्व के जो द्विवेदी युग है उस द्विवेदी युग की कमी और खामियों को समझा, जाना और उन कमी और खामियों को हटाकर नई चेतना, काव्य में नया स्वरूप छायावाद ने ढालने का प्रयत्न किया है। जैसा कि माना जाता है कि हर नया युग असंतोष और अभाव से उत्पन्न होता है, लेकिन उसमें पूर्व की विचारधारा का विनियोग ज़रूर होता है। छायावाद के स्वरूप गठन में भी द्विवेदी युग की कुछ बुनियादी बातों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, विशेषतः भाषा के क्षेत्र में, क्योंकि द्विवेदी युग ने अपने समय में भाषा का परिमार्जन किया, भाषा में अभिव्यंजना शक्ति पैदा की, उसमें सृजनात्मक ताकत पैदा की, ताकि उसमें काव्याभिव्यंजना सहज रूप से आ सके। तो जहाँ छायावाद द्विवेदी युग के अभावों और उसकी कमियों खामियों को देख करके आगे बढ़ता है, वहीं छायावाद द्विवेदी युग में पनपी और विकसित हुई भाषा को आधार बनाता है। हम यहाँ यूँ कह सकते हैं कि द्विवेदी युग ने जो भाषा पलने में थी उस भाषा को पलने से उतारा, उसको घुटरुन घुटरुन चलाना सिखाया, उसकी उंगली पकड़कर उसको सयानी बनाया और छायावादी कवियों के साथ उसके संबंध को जोड़ दिया। तो छायावाद में जो काव्य रचना होती है और जो भाषा का उद्दाम स्वरूप हमें देखने को मिलता है, जो भाषा में जो उच्चावस्था का रूप हमें देखने को मिलता है, उसमें जो सांस्कृतिक टंकार हमें सुनाई पड़ती है, उसके पीछे द्विवेदी युग के प्रदय को याद रखा जाएगा। और छायावाद के स्वरूप गठन में निसंदेह द्विवेदी युग का जो योगदान है वह अभूतपूर्व है। छायावाद के संबंध में
कई विद्वानों ने अपने अपने मत और अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत की है। पंडित रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा को हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। शुक्ल जी के कथन अनुसार यह बात स्पष्ट होती है कि छायावाद की विचारधारा के पीछे कहीं न कहीं रहस्यानुभूति का योगदान ज़रूर है। रहस्यानुभूति हमारे यहाँ प्राचीन समय से हमारे संतों और महात्माओं के द्वारा रचे गए जो साहित्य है, उस साहित्य में रहस्यवाद की अनुगुंज होती है। उस अनंत की चाह में, उस निराकार की चाह में जो रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं, वे रचनाएं निसंदेह रहस्यवाद का आधार रूप है और इसी रहस्यवाद के आधार रूप को छायावादी कवियों ने पकड़ा। छायावाद में उस अनंत के प्रति अपनी भावना को उत्कीर्ण किया गया है और माना गया है, और जैसा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी कहते हैं कि छायावाद में आत्मा और परमात्मा, परमात्मा और आत्मा दोनों का रूप एक मेव है, दोनों में तदरूपता है। तो यह छायावाद के अंदर एक रहस्यवाद का जो स्वर है, वह स्वर छायावाद में बराबर बराबर बना हुआ है। बंगाल के अंदर विशेषकर रविंद्रनाथ टैगोर ने जिन गीतों की रचना की और उन गीतों का जो आधार हिंदी को मिला, उससे हिंदी में छायावाद का रूप मुखरित हुआ, ऐसा रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। छायावाद के संबंध में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी अपनी परिभाषा प्रस्तुत की है। वे कहते हैं, छायावाद रहस्यवाद की वह अंतिम परमानंद दशा है जहाँ आत्मा परमात्मा में भेद नहीं होता, तदरूपता आ जाती है, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लग जाती है और आत्मा की छाया परमात्मा में। और जैसा कि हम अपने संत महात्माओं की रचनाओं को देखें तो हमें यह मिलेगा कि जिस रहस्यानुभूति के बल पर वे अपनी रचना लिखते हैं, वे निसंदेह आत्मा और परमात्मा के तादात्म्य के स्वरूप को प्रकट करने वाली रचना होती हैं। संभवतः ऐसी ही रचनाओं का आधार बना करके डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने यह कहा है। अगर हम कबीर को देखें तो उनकी एक साखी होती है कि लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। तो वह उस अनंत के रूप में जीवात्मा और परमात्मा का वहाँ जो सम्मिलन होता है, महामिलन होता है, आत्मा और परमात्मा के बीच
पार्थक्य की स्थिति रही नहीं जाती, एकात्म हो जाता है, तब ऐसी भावना रहस्यवाद के अंतर्गत आती है। और इसी भावना से जुड़ कर के छायावादी कवियों ने उस अनंत का राग अपनी काव्य में प्रस्तुत किया है। सन 1885 में रहस्यवादी कवियों का एक दल खड़ा हुआ और उन्होंने प्रतीक शैली में अपनी रचना प्रक्रिया को परिभाषित किया और इस तरीके से प्रतीक विधान कविताओं के अंतर्गत आया। छायावाद के अंदर प्रतीक विधान को अपनाया गया और जो प्रस्तुत है उस प्रस्तुत की मीमांसा अप्रस्तुत के माध्यम से की जाने लगी। तो जो अप्रस्तुत है उसको अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत करना, यह भी रहस्यवाद की कोटि में आता है। छायावादी कवियों ने भी प्रस्तुत को अप्रस्तुत के माध्यम से अपनी कविताओं में सम्मिलित किया और इस तरह उसका एक नया रूप विधान प्रतीक योजना के माध्यम से तैयार हुआ। वर्तमान में छायावाद साहित्य का एक विशिष्ट युग माना जाता है। इस युग में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी जैसे रचनाकारों ने अपने सक्रिय योगदान से छायावाद युग के काव्य कौस्तुभ को खड़ा किया और उसके स्वरूप में न केवल रहस्यवाद बल्कि अपनी समकालीनता, नूतन विचार, नए प्रतीक विधान, नई अभिव्यंजना, नई भाषा और अर्थों के नए चमत्कारों को उसके अंतर्गत समाविष्ट किया। इस प्रकार छायावाद का जो काव्य रूप है वह रूप अत्यंत ही स्मरणीय है। उसमें भाषा, कथ्य, संप्रेषणता सभी कुछ एक नए रूप को लेकर के आगे बढ़ी है और द्विवेदी युग की जो तीव्रतात्मकता है उसके विरोध में एक सफलतम स्वरूप को प्राप्त कर इस युग का निर्माण हमारे सामने आता है।